गॉड्स ओन कंट्री यानी केरल, एक ऐसी जगह जहां पर मुन्नार के सुंदर टी गार्डन्स भी हैं, बाहुबली मूवी वाला सुंदर वाटरफॉल भी है, वर्कला और कोवलम के सुंदर बीच जहां दुनिया भर से लोग छुट्टियां मनाने आते हैं, और तो और एलेपी में यहाँ पर चलते फिरते घर भी आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ के कल्चरल परफॉर्मेंस के बारे में आपने कभी न कभी जरूर पढ़ा या सुना होगा। हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और इस वीडियो को यदि आप पूरा देखेंगे तो आप बिना किसी एजेंट को पैसे दिए आप अपनी केरला ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। केरला ट्रिप को प्लान करते समय आपके दिमाग में कुछ सवाल होंगे, जैसे आप अपनी केरला ट्रिप कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ ख़त्म करेंगे। दूसरा, वहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए आप क्या करेंगे। तीसरा, होटल बुकिंग कैसे करेंगे। और चौथा, आपका आइटनरी क्या होगा, मतलब आप कौन कौन सी जगह अपनी इस ट्रिप में कवर करेंगे। और सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका कितना बजट होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब दूंगा, जिससे आप अपनी केरला ट्रिप को आसानी से प्लान कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, और चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यदि आप 7 नाइट 8 डेज़ का केरला ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आप अपनी ट्रिप या तो कोच्चि से स्टार्ट कर सकते हैं या तो फिर त्रिवेंद्रम से स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों ही जगहों से आपको अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, और आप इन दोनों जगहों पर फ्लाइट और ट्रेन दोनों की मदद से पहुंच सकते हैं। तो अब सबसे पहले आपको कोच्चि या त्रिवेंद्रम की ट्रेन की टिकट या फ्लाइट की टिकट बुक करनी है। अब बात करें लोकल ट्रांसपोर्ट की, तो केरल एक बड़ा राज्य है। वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको सबसे पहले एक कैब हायर करनी है, जो आपकी पूरी ट्रिप में आपके साथ रहेगी। इसके 2 फायदे हैं। पहला, आपको डेली ट्रिप प्लान करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वेट करने का टाइम बच जाएगा, जिससे आप और भी ज़्यादा जगह कवर कर पाएंगे। दूसरा, जो कैब ड्राइवर होंगे वो वहाँ के लोकल ही होंगे, तो वो आपके लिए एज अ गाइड काम करेंगे। तीसरा सवाल था होटल बुकिंग का। तो मैंने अपनी ट्रिप स्टार्ट करने से पहले ही सारे होटल बुक कर लिए थे। उन सब का कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा वीडियो में, तो आप उन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप होटल बुक कर सकते हैं। वो सारे अच्छे होटल थे। मैंने अपनी इस ट्रिप में J&J टैक्सी सर्विसेज से कैब हायर की थी। ये एक कोचीन बेस्ड कंपनी है और इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी। मैं इनका कांटेक्ट डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इनका गूगल रेटिंग भी अच्छा है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है। आप चाहें तो इनसे टैक्सी बुक कर सकते हैं। और अब आता है वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कि आप अपने 7 नाइट 8 डेज की ट्रिप में कौन कौन सी जगह कवर करेंगे, मतलब आपकी आइटनरी क्या होने वाली है। मैंने अपना ट्रिप कोचीन एयरपोर्ट से स्टार्ट किया था। अब मैं आपको डे बाय डे अपनी आइटनरी शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो डे 1 पे हम जा रहे हैं अथिरापल्ली वाटरफॉल, क्योंकि अथिरापल्ली वाटरफॉल कोचीन एयरपोर्ट से उतना ही दूर है जितना कि कोचीन शहर। यहाँ पर पहुँचकर हमने सबसे पहले होटल में चेक इन किया। होटल का डिटेल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये एक अच्छा बजट होटल है। मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर दिया है, आप इनसे बात करके डायरेक्टली होटल को बुक कर सकते हैं। इसके बाद हम सीधे चले गए अथिरापल्ली वाटरफॉल। ये वाटरफॉल सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है। वाटरफॉल में एंट्री चार्जेस 50 रुपीज़ पर पर्सन है। मेन गेट से वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए लगभग आपको 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। और ये है अथिरापल्ली वाटरफॉल। इस वाटरफॉल को घूमने और अच्छी फोटो क्लिक करने में आपको लगभग 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। वाटरफॉल के फुल व्यू के लिए आपको सीढ़ियों की मदद से नीचे जाना होगा, जहां पर आपको वाटरफॉल का पूरा व्यू देखने को मिलेगा। और ये है वाटरफॉल का फुल व्यू। नॉर्मली दिसंबर के बाद यहाँ पर पानी थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ये वाटरफॉल तब भी बहुत सुंदर दिखता है। बाहुबली मूवी की शूटिंग के बाद ये वाटरफॉल और भी ज़्यादा फेमस हो गया है। वैसे बाहुबली मूवी के अलावा यहाँ पर रावण, दिल से और गुरु जैसी मूवियों की शूटिंग भी हुई है। यदि डे 1 पे आपको अथिरापल्ली पहुँचते पहुँचते शाम हो जाए, तो आप नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे अथिरापल्ली वाटरफॉल घूमने जा सकते हैं।
और 2-3 घंटे घूमने के बाद आप अपने डे 2 की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। डे 2 में हम जाएंगे अथिरापल्ली से मुन्नार, और मुन्नार की खूबसूरती का अंदाजा आपको रास्ते में ही पता चल जाएगा। रास्ते में सबसे पहले मिलेगा चियापरा वाटरफॉल। मुन्नार जाने वाला हर टूरिस्ट यहाँ पे जरूर रुकता है। यहाँ पर आप अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम सीधे चले जाएंगे अपने होटल। मैंने जो होटल बुक किया था वो है देशादन माउंटेन रिजॉर्ट। ये मुन्नार का सबसे हाईएस्ट रिजॉर्ट है। इनके पास एक अपना खुद का व्यू पॉइंट है, जहां से आपको ये यकीन हो जाएगा कि ये मुन्नार का हाईएस्ट रिजॉर्ट है। इनका कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। आप इनसे बात करके डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। हो सकता है आपको अच्छी डील मिल जाए। और अब मुन्नार के साइट सीन की बात करें तो जो सबसे पहली जगह मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है इराविकुलम नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क मतलब कोई ना कोई जानवर तो जरूर होगा, वो वीडियो में आपको पता लगेगा। यहाँ पर जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप हमारी तरह ऑनलाइन टिकट लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अदरवाइज आपको बहुत लंबी लाइन का वेट करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे टिकट काउंटर भी है। यदि आप ऑनलाइन टिकट नहीं भी ले पाते हैं तो आप डायरेक्टली विंडो से टिकट ले सकते हैं। नेशनल पार्क में एंट्री के बाद आपको सबसे पहले बस में बैठाया जाता है, और बस के कुछ दूर चलने के बाद ही आपको इस नेशनल पार्क की खूबसूरती का अंदाजा लग जाएगा। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ टी गार्डन्स ही दिखाई देंगे। और यहाँ पर सिर्फ टी गार्डन्स ही नहीं है, सुंदर वाटरफॉल भी हैं। जैसे जैसे बस ऊपर जाती जाएगी आपको ये जगह और भी खूबसूरत लगने लगेगी। इसके बाद बस को एक निश्चित जगह पर रोक दिया जाता है और इसके बाद आपको पैदल घूमना होगा। फॉल के सबसे हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना होगा, लेकिन यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी थकान नहीं लगेगी। आपको ये लगेगा कि आप बादलों के बीच में हैं। अपनी खूबसूरत वादियों के अलावा यह नेशनल पार्क फेमस है नीलगिरी ताहर के लिए। यह सिर्फ केरल और तमिलनाडु के एरिया में ही पाया जाता है। शिकार के कारण यह अब विलुप्ति की कगार पर है। यहाँ पर बहुत सुंदर फ्लावर्स भी हैं, जिसे मैंने अपने कैमरे में कैप्चर किया हुआ है। इसके बाद आप जा सकते हैं मुन्नार के टी म्यूजियम, जहां पर आपको गार्डन से पत्तियां तोड़ने से लेकर चाय की पैकेजिंग तक की सारी चीजों को बताया जाता है। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है जो मुन्नार के टी गार्डन पर बेस्ड है। आप इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को जरूर देखिएगा। इसके बाद आप जा सकते हैं इको पॉइंट, और वहां पर आप नेचुरल इको इफेक्ट को फील कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत सुंदर फोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर बोटिंग भी होती है, लेकिन जब हम गए थे तो लेक में पानी बहुत ज़्यादा होने के कारण बोटिंग बंद थी। इको पॉइंट के पास में ही है माटुपेटी डैम। इस डैम का मेन पर्पस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है। तो इको पॉइंट और माटुपेटी डैम आप एक साथ ही कवर कर सकते हैं। मुन्नार में आप जीप सफारी भी कर सकते हैं, जो कि पोनमुडी डैम डायरेक्शन में होता है, और ये लगभग 4 से 5 घंटे का एक्टिविटी होता है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस जीप सफारी के थ्रू टोटल 5 स्पॉट कवर किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ऑफ रोडिंग। इसमें जीप को टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजारा जाता है। उसके बाद दूसरी जो जगह इस जीप सफारी में कवर होती है वो है रिपल वाटरफॉल। ये एक बड़ा सुंदर वाटरफॉल है और ये 2 लेयर में है। इसमें सीढ़ियों की मदद से आप नीचे उतर के वाटरफॉल का फुल व्यू ले सकते हैं। और तीसरी जगह है हैंगिंग ब्रिज। ये एक बहुत पुराना ब्रिज है और आज भी वर्किंग है, और इससे जो नज़ारा देखने को मिलता है ये आप देख ही पा रहे होंगे। फोर्थ प्लेस जो इस सफारी में कवर होता है वो है पोनमुडी डैम। ये मुन्नार का दूसरा इको पॉइंट है
और आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी का एक सीन देखा होगा जिसमें शाहरुख खान लाल कलर की जीप के पीछे दौड़ते हैं, वो इसी डैम के आसपास ही हुआ था। और फिर सबसे लास्ट में आता है सनसेट पॉइंट, जहां पर आप मुन्नार का सबसे खूबसूरत सनसेट देख सकते हैं। हाँ, कभी कभी बादलों के कारण आपको निराश होना पड़ सकता है क्योंकि सनसेट दिखता नहीं है। इसके अलावा मुन्नार में बहुत सारे स्पाइस गार्डन भी है, जहाँ पर आपको स्पाइस प्लांटेशन के बारे में बताया जाता है। यदि आपके पास समय की कमी हो तो ये चीज आप ठेकड़ी में भी कर सकते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो मुन्नार में बस इतना ही। अब चलते हैं ठेकड़ी की ओर। मुन्नार से ठेकड़ी का रास्ता इतना खूबसूरत है कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। यह रोड ट्रिप केरला की सबसे खूबसूरत रोड ट्रिप होगी। रास्ते में है चिन्ना कनाल वाटरफॉल। यहाँ पर आप जरूर रुकिएगा क्योंकि वाटरफॉल और उसके दोनों तरफ का टी गार्डन का व्यू आपको जरूर पसंद आएगा। रास्ते में ही है गणेश जी की प्रतिमा। इसके आसपास खाने पीने की दुकानें भी हैं, तो आप यहाँ कुछ देर रुककर आराम भी कर सकते हैं। और फिर ठेकड़ी पहुंचकर सबसे पहले चले जाइए नौरसा कथकली सेंटर पे और यहाँ पर केरल के प्रसिद्ध कथकली डांस और कलारी मार्शल आर्ट की टिकट ले लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी भीड़ ज़्यादा होने के कारण शो फुल हो जाते हैं और आपको अच्छी सीट नहीं मिलेगी। और फिर अपने होटल चले जाइए क्योंकि ठेकड़ी में हमारा सिर्फ एक रात का ही स्टे था, इसलिए हमने यहाँ पे एक बजट ऑप्शन चूज किया था। वो था कैराली होम स्टे, जो कि मुझे मात्र 1000 रुपये में एक रात के लिए मिल गया था। चलिए अब बात करते हैं कि ठेकड़ी में घूमना कहाँ कहाँ है। तो ठेकड़ी फेमस है एलिफेंट सफारी के लिए, जो कि नौरसा कथकली सेंटर के पास में ही होता है। यहाँ पर हमने भी एलिफेंट सफारी किया, इसे आप भी ट्राई कर सकते हैं। ठेकड़ी में दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है कथकली डांस का शो, जिसका टिकट हमने पहले से ही बुक कर लिया है। कथकली भारत का सबसे पुराना डांस फॉर्म है। यह महाभारत और रामायण से प्रेरित होता है। इसमें इशारों इशारों में ही कहानी को बताया जाता है। कहानी तो हमें कुछ खास समझ में आया नहीं, लेकिन इसका अंत हमें चौंका देने वाला था। और ये है केरल का प्रसिद्ध कलारी मार्शल आर्ट। इसका शो भी ठेकड़ी में ही होता है, तो इसे भी आपको जरूर देखना। ये भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने इसे यहाँ के लोगों को सिखाया था। ये लोग एक से एक करतब करके दिखाते हैं, जो आपको जरूर पसंद आएगा। मुझे इनका फायर शो सबसे ज्यादा पसंद आया। और फिर से एक जरूरी सूचना, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और अपने केरला ट्रिप के 5वें दिन हम जा रहे हैं एलेपी, इसे अलप्पुझा भी कहते हैं। एलेपी का मेन अट्रैक्शन है यहाँ के बैकवाटर्स और उस पर चलने वाले ये हाउस बोट। एलेपी शहर को देखकर ऐसा लगता है कि पूरा शहर ही हाउस बोट पर चल रहा है। यहाँ पर आप 1 बेडरूम से लेकर 10 बेडरूम तक के हाउस बोट रेंट पर ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 2 बेडरूम का हाउस बोट रेंट पर लिया था, जिसका चार्ज 10,000 रुपीज था, जिसमें लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर और नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। और अच्छी बात ये कि ये सारी चीज़ें इसी हाउस बोट के कुक द्वारा बनाई जाती हैं। मैंने जिस कंपनी से हाउस बोट रेंट पर लिया था उसका डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे रिकमेंडेशन पर और बहुत सारे लोगों ने हाउस बोट रेंट पे लिया था और सभी का रिव्यू अच्छा था। आप भी यहाँ से हाउस बोट बुक कर सकते हैं। एलेपी में आप कहीं से भी हाउस बोट लें, लेकिन हर हाउस बोट वेमनाड लेक तक जरूर आती है। ये वही लेक है जहाँ पर हर साल नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है। हाउस बोट का चेक इन टाइम 12 बजे के आसपास होता है, तो आप कोशिश करें कि 12 बजे तक एलेपी पहुँच ही जाएं। और यहाँ दोपहर से के 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही हाउस बोट चलती है।
उसके बाद वो एक जगह पर रुक जाती है जहाँ पर आपको नाइट स्टे करना होता है और फिर नेक्स्ट डे 1 घंटे के लिए हाउस बोट फिर वापस दोबारा चलती है और लगभग 10 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट के बाद आपको हाउस बोट से चेकआउट कर देना होता है। हाउस बोट का स्टे थोड़ा महंगा तो होता है, लेकिन यदि आप केरल आ रहे हैं तो इसे जरूर एक्सपीरियंस करिए। और अगले दिन हाउस बोट से चेकआउट करने के बाद अब चलिए चलते हैं केरला ट्रिप के अपने आखिरी डेस्टिनेशन पे, और वो है कोवलम। तो वीडियो में बहुत हो गई पहाड़ों और टी गार्डन्स की बात, अब चलिए चलते हैं समुद्र और उनकी लहरों की ओर। कोवलम में हम अगले 2 रात तक रुकने वाले हैं और यहाँ पर मैंने अपना स्टे लाइट हाउस बीच के पास रखा है, क्योंकि यहाँ पर हर बजट के स्टे ऑप्शन अवेलेबल है। ये है यहाँ का लाइट हाउस बीच। ये एक बहुत सुंदर बीच है। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा कि बस कहीं ना जाऊँ, बस लहरों को देखता रहूँ। मैं और मेरी वाइफ पूरा एक दिन इन्हीं लहरों के किनारे बैठे थे। इस बीच से सनसेट भी बहुत सुंदर दिखता है। और यदि आप इतनी दूर आए हैं तो इंडिया का रिचेस्ट टेम्पल श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जरूर जाइएगा। यहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है और मंदिर में अंदर जाने के लिए आपको यहाँ का ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है। कोवलम से आप पूवार आइलैंड भी जा सकते हैं, जो कि कोवलम से 19 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बोट बहुत ही सकरे रास्ते से होकर गुजरती है और यदि आप बर्ड लवर हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे सुंदर बर्ड्स देखने को मिलेंगे। और अंत में बोट गोल्डन सैंड बीच तक जाती है। पूवार घूमने के लिए आपको आधे दिन का समय सफिशिएंट है, लेकिन यदि आप चाहें तो पूवार आइलैंड में नाइट स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लग्जरी स्टे ऑप्शन अवेलेबल है। और अगली सुबह मेरी केरला ट्रिप का लास्ट डे था और लाइट हाउस बीच को बाय बाय बोलकर मैं चला गया त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट की ओर। और जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि मैं आप लोगों के साथ केरला ट्रिप के सारे बजट के बारे में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF फाइल अटैच की हुई है, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अपनी ट्रिप का बजट आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो उसे ज़रूर देखिएगा, वो आप लोग की काफ़ी हेल्प करेगा। वैसे इस ट्रिप में हमारा 2 लोगों के बीच में जो टोटल खर्च आया था वो 60,000 था, एक्सक्लूडिंग फ्लाइट टिकट। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।